क्लास 12 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। हमारे पास दो मैनेजमेंट थिंकर थे। मैनेजमेंट थिंकर मतलब जिन्होंने मैनेजमेंट की फील्ड को एनालाइज किया और उसके मैनेजमेंट की फील्ड में कुछ कंट्रीब्यूशन किया। तो ऐसे बहुत सारे थिंकर्स हैं जो आप फर्दर क्लासेस में पढ़ोगे, बट अभी हमें दो लोगों के बारे में पढ़ना है। एक है F.W. टेलर, दैट इज फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर, एंड दूसरा है हेनरी फ्योल। ठीक है, F.W. टेलर ने हमें दो चीज़ें दी हैं, एक तो प्रिंसिपल्स दिए हैं, साथ में टेक्निक्स भी दी हैं। ठीक है, और इन्हें हम बोलते हैं फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। हेनरी फ्योल ने हमें प्रिंसिपल्स दिए हैं और इन्हें हम बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं विद हेनरी फ्योल। प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल ने हमें 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं। तो उन 14 प्रिंसिपल्स को लर्न करने के लिए हम इसकी शॉर्ट फॉर्म बना लेते हैं आई डी कोड USA USSR। ठीक है, इसका हर वर्ड हर लेटर एक प्रिंसिपल है। तो इससे क्या होता है, हमें 14 के 14 प्रिंसिपल्स के नाम लर्न हो जाते हैं। ठीक है, अब मीनिंग लर्न तो बाद में होगा, पर पहले नाम लर्न करने के लिए हमें 14 के 14 प्रिंसिपल्स इससे याद हो जाएंगे। आई डी कोड USA USSR। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आई से। आई स्टैंड्स फॉर इनिशिएटिव। ठीक है, अब इनिशिएटिव का मतलब होता है टेकिंग द फर्स्ट स्टेप। मैं वो वर्ड्स लिखवा रही हूं आपको जो एग्जाम में कोट करके आना जरूरी है। टेकिंग द फर्स्ट स्टेप, दैट इज एम्प्लॉइज शुड गिव देयर आइडियाज and suggestions in the organization. So इसका मतलब है कि एम्प्लॉयज़ को खुद आगे आके अपने आइडियाज़, उनके जो भी सजेशंस हैं, कुछ नए आइडियाज़ हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करने से ऑर्गेनाइजेशन अच्छी तरीके से और एफिशिएंटली गोल्स को अचीव कर पाएगा। तो वो स्टेप्स या वो आइडियाज़ एम्प्लॉयज़ को खुद आगे आके बताने चाहिए। दैट इज टेकिंग द फर्स्ट स्टेप। खुद आगे आओ, अपने आइडियाज़, अपने सजेशंस ऑर्गेनाइजेशन में बताओ ताकि काम अच्छे से हो पाए। ठीक है, देन इन प्रिंसिपल्स के हमारे पास इम्प्लीकेशंस भी हैं। इम्प्लीकेशंस का मतलब हो गया एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस। ठीक है, तो एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस। तो इसकी एडवांटेज हो गई क्रिएटिव आइडियाज़, नए आइडियाज़ आएंगे ऑर्गेनाइजेशन में। इम्प्रूव्स एफिशिएंसी, काम और अच्छे से होगा। एंड इंक्रीजेस द कॉन्फिडेंस ऑफ एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज का कॉन्फिडेंस जो है वो इंक्रीज होगा। लिमिटेशंस क्या हैं? लिमिटेशंस ये है कि सारे आइडियाज़ फिल्टर करना टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। तो एक तो हो गया टाइम कंज्यूमिंग, और हो सकता है कि सुपीरियर जो हैं अंडर की उन्हें अथॉरिटी चाहिए तो उसमें वो आइडियाज़ को या सजेशंस को टेकअप ना करें। ठीक है, सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशंस। अगर सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशंस अच्छे नहीं होंगे तो आइडियाज़, जो भी आइडियाज़ वो देंगे, मे बी वो उसे टेकअप ना करें। ओके, सो हमने आई वाला कर लिया था। आई का मतलब था इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मतलब टेकिंग द फर्स्ट स्टेप। एम्प्लॉयज़ को खुद आगे आना है और बताना है कि उनके आइडियाज़ क्या हैं या कैसे हम अपने वर्क को इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज डी। डी का मतलब है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब ये है कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन का जितना भी काम है, जितना भी वर्क है, उस वर्क को हमें छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है और वो एम्प्लॉयज़ में बांटना है।
डिवाइड करना है और एम्प्लॉयज़ में बांटोगे। किस हिसाब से बांटोगे? अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। इंजीनियरिंग का काम इंजीनियर ही कर सकता है, अकाउंटेंट का काम कॉमर्स का स्टूडेंट ही कर सकता है, या कॉमर्स जिसने पढ़ा हो वही कर सकता है। तो हमें ऑर्गेनाइजेशन में काम तो डिवाइड करना है, पर उसे असाइन कैसे करना है? अकॉर्डिंग टू द क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। देन वी हैव ई। ई का मतलब है एस्पिरिट डी कॉर्प्स। एस्पिरिट डी कॉर्प्स का मतलब होता है टीम वर्क। ऑर्गेनाइजेशन में लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं, एम्प्लॉयज़ को मिलके एज अ टीम एकजुट होके काम करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। देखो सेंट्रलाइजेशन अभी आगे चैप्टर्स में भी आएगा। सेंट्रलाइजेशन का मतलब है डिसीजन मेकिंग पावर इन वन हैंड, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है डिसीजन मेकिंग पावर इन मोर देन वन हैंड। ये जनरली स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में होता है और ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में होता है। तो डिसीजन मेकिंग पावर इन वन हैंड का मतलब क्या है? पूरी ऑर्गेनाइजेशन का एक ही बॉस है और वही बॉस डिसीजन ले सकता है और कोई डिसीजन नहीं ले सकता। तो जहाँ छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती है, लाइक एक शॉप हो गई, जनरल स्टोर हो गया, वहाँ का बॉस जनरली एक ही इंसान होता है, तो वो सारे डिसीजन वही लेता है, कितना स्टॉक मंगाना है, कितना भेजना है। तो वहाँ हम सेंट्रलाइजेशन फॉलो होता है, ठीक है। जहाँ भी एक पर्सन डिसीजन ले रहा है उसे हम बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है डिसीजन मेकिंग पावर इन मोर देन वन हैंड, ठीक है। जैसे आप बड़े मॉल या कॉम्प्लेक्सेस में जाओगे तो वहाँ पे क्या होता है? डिपार्टमेंट्स बने होते हैं, मेल का डिपार्टमेंट अलग है, फीमेल का अलग है, किड्स का अलग है। तो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ असाइन भी किए जाते हैं कि मेल डिपार्टमेंट का जो पूरा हेड है वो एक पर्सन होगा और वही पर्सन उसके सारे डिसीजंस लेगा। ऐसे ही विमेन का एक होगा, किड्स का एक अलग एम्प्लॉय होगा। तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है? जो भी डिसीजन मेकिंग पावर है वो हमने लोगों में बांट दी। जहाँ एक से ज़्यादा लोग डिसीजन ले रहे हों उसे बोलते हैं हम डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। देन नेक्स्ट इज ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब है देयर इज अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन। हर सामान की या इंसान की, इंसान मतलब एम्प्लॉयज, यहाँ हर सामान की या एम्प्लॉय की ऑर्गेनाइजेशन में एक जगह होती है। फॉर एग्जाम्पल स्कूल में हर बच्चे के लिए एक क्लासरूम असाइंड है। कोई 11th ए में पढ़ेगा, कोई 11th बी में पढ़ेगा, अकॉर्डिंग टू साइंस कॉमर्स जो भी स्ट्रीम है। सिमिलरली 12th में भी ये चीज़ असाइंड है। अगर क्लास 5th का बच्चा आके क्लास 11th में बैठ जाए, उसे पता ही नहीं है कि उसकी कौन सी क्लास है, तो उससे क्या होगा? उससे होगा कन्फ्यूजन। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन में हर चीज़ और हर एम्प्लॉय की एक जगह है तो उसे उसी जगह पर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है, टाइम वेस्टेज ना हो, ठीक है। तो वो होता है ऑर्डर। डिसिप्लिन। डिसिप्लिन आप लोगों को पता होगा, डिसिप्लिन का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना, कि टाइम पे आना, या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन का रूल होता है कि स्मोक नहीं करनी, नो स्मोकिंग, तो वो सब किसका पार्ट होगा? डिसिप्लिन का, ठीक है। तो एक बार देख लो दोबारा से। इनिशिएटिव, आई। डी डिवीजन ऑफ वर्क, काम को डिवाइड करो। ई स्पिरिट डी कॉज मतलब टीम बना के काम करो, लड़ो मत। सी सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन डिसीजन मेकिंग एक पर्सन, डिसेंट्रलाइजेशन डिसीजन मेकिंग मोर देन वन पर्सन। ऑर्डर, हर चीज़ की और हर एम्प्लॉय की एक ऑर्गेनाइजेशन में जगह होती है और उन्हें उसी जगह पर दैट इज प्रेजेंट होना चाहिए। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का मतलब है फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द बिजनेस। ओके, सो नेक्स्ट है इक्विटी। इक्विटी का मतलब है ट्रीटिंग ऑल द एम्प्लॉयज इक्वली। हमें कोई भी किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है एम्प्लॉयज के बीच, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ कलर। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़, अगर किसी इंसान के पास सेम क्वालिफिकेशन है और सेम एक्सपीरियंस है और तो उन्हें दैट इज सेम पोस्ट पे हैं वो लोग, लाइक दोनों मैनेजर हैं, तो उसमें भी हम सैलरी को अलग नहीं कर सकते, मतलब डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ सैलरी। सो दैट इज इक्विटी, कि सब लोगों को इक्वली ट्रीट करना है। जो लोग सेम क्वालिफिकेशन सेम पोस्ट पे हैं उन्हें सैलरी भी सेम मिलनी चाहिए। देन यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है वन पर्सन वन बॉस। अब ये चीज़ ध्यान से समझना, वन पर्सन वन बॉस मतलब एक बंदे का एक ही बॉस होना चाहिए। अगर एक से ज़्यादा बॉस होंगे तो कई सारे बॉस की इंस्ट्रक्शन मिलेंगे, तो एक भी बॉस का इंस्ट्रक्शन ढंग से फॉलो नहीं हो सकता। दैट इज एक पर्सन के ऊपर एक ही बॉस होना चाहिए। इंस्ट्रक्शन शुड बी रिसीव्ड ओनली फ्रॉम वन बॉस, एक पर्सन से ही हमें इंस्ट्रक्शन मिलने चाहिए। देन स्टेबिलिटी, एस स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, पर्सनल का मतलब होता है एम्प्लॉयज, ठीक है। स्टेबिलिटी का मतलब यह है एम्प्लॉयज को बार बार जॉब छोड़ के ना जाएं, वो हमें उन्हें खुश रखना है, उन्हें अच्छी वर्किंग कंडीशन देनी है, सैलरी अच्छी देनी है,
ताकि एम्प्लॉयज़ बार बार ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के ना जाए। ठीक है, उससे काम करने में दिक्कत होती है क्योंकि जब नए लोग आते हैं तो उन्हें फिर से सिखाना पड़ता है काम कैसे करते हैं, तो उसमें वेस्टेज ऑफ टाइम भी है और वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज भी। देन नेक्स्ट है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखो, अथॉरिटी का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग पावर। हमें कोई डिसीजन लेना है, अगर हमारे पास कोई डिसीजन लेने की पावर है, दैट इज कॉल्ड अथॉरिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है काम करना, कि हमें ऑब्लिगेशन है टू कंप्लीट वर्क, या एबिलिटी की जगह ऑब्लिगेशन कर लो, ऑब्लिगेशन टू डू वर्क, करना ही है। ठीक है, तो दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ऑर्गेनाइजेशन में होना क्या चाहिए, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर होनी चाहिए। जितना काम करना है उस काम से रिलेटेड डिसीजन लेने का भी हक होना चाहिए। ठीक है, होना तो ये चाहिए कि अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी के इक्वल होनी चाहिए। अगर अथॉरिटी ज़्यादा होगी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, पावर तो बहुत सारी है, काम करना नहीं है, तो क्या होगा, रिसोर्सेज वेस्ट होंगे। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, अथॉरिटी कम है, तो काम ज़्यादा करना है पर उससे डिसीजन नहीं ले सकते, तो क्या होगा, हमारा काम कभी भी टाइम पे पूरा होगा ही नहीं, क्योंकि हमें काम तो करना है पर हमें काम करने के लिए जो डिसीजन लेना है वो हमें किसी और से पूछना पड़ेगा। जब किसी और से पूछेंगे तो उसमें टाइम वेस्टेज होगा। तो हमेशा अथॉरिटी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के इक्वल होनी चाहिए। अगर अथॉरिटी ज़्यादा हो तो रिसोर्सेज वेस्ट होती है, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो तो काम कभी भी टाइम पे पूरा नहीं होता। So last four remaining, U stands for unity of direction. Unity of direction मतलब one head one plan. वन हेड वन प्लान का मतलब यह है पूरी ऑर्गेनाइजेशन का एक ही प्लान होना चाहिए और सारे एम्प्लॉयज़ जो हैं उसी प्लान या उसी गोल को अचीव करने के लिए वर्क कर रहे हो। दैट इज़ पूरी ऑर्गेनाइजेशन का एक ही गोल हो और सारे एम्प्लॉयज़ उसी गोल को अचीव करने के लिए वर्क करें। दैट इज़ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सब लोग एक ही डायरेक्शन में काम करें। एस, अब ये थोड़ा सा नाम इसका लेंदी है, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। सबऑर्डिनेशन मतलब पीछे रखना, टू इंडिविजुअल इंटरेस्ट मतलब पर्सनल गोल्स, टू जनरल इंटरेस्ट मतलब ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो इसका मतलब ये है हमें ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है एज कम्पेयर टू पर्सनल गोल्स। अगर हमें कभी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा कुछ है और पर्सनल हमारे लिए अच्छा कुछ है, तो हमें वो गोल प्रेफर करना चाहिए या वो स्टेप उठाना चाहिए जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को फुलफिल करने की कोशिश करे। दैट इज ऑर्गेनाइजेशन गोल को आगे रखना है और पर्सनल गोल्स को, टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, वो पर्सनल गोल्स उसके बीच में नहीं आने चाहिए। देन एस स्टैंड फॉर स्केलर चेन। स्केलर चेन का मतलब है फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन। एक पर्सन से दूसरे पर्सन से बात कैसे की जाती है ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये डायग्राम बनाया मैंने, जैसे ए हेड है, बी उसका सबऑर्डिनेट, सी उसका सबऑर्डिनेट। तो अगर बात होगी तो इंस्ट्रक्शन ए बी को देगा, बी सी को देगा। कोई प्रॉब्लम होगी तो सी को पहले बी को बतानी पड़ेगी और बी ए को बताएगा, सी डायरेक्टली ए को नहीं बता सकता। सिमिलरली ए डी एंड ए टू डी एंड डी टू ई। ठीक है, ये हमारी स्केलर चेन है कि जो कम्युनिकेशन है या इंफॉर्मेशन है वो एक स्टैंडर्ड उसमें ही फ्लो करेगी कि सुपीरियर ही अपने सबऑर्डिनेट को इंफॉर्मेशन देगा। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है गैंट प्लान का। गैंट प्लान का मतलब है इन केस ऑफ इमरजेंसी, अगर कोई इमरजेंसी होगी तो एम्प्लॉयज विद सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी, सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी मतलब जिनकी जो सेम लेवल पे हैं, कि एक सेल्स मैनेजर है और एक मार्केटिंग मैनेजर है, तो एम्प्लॉयज जो सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी पे होंगे वो एक दूसरे से बात कर सकते हैं, दे कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर, उसे हम बोलते हैं गैंट प्लान। ठीक है, फिर आर स्टैंड्स फॉर रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज। रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी, अपने एम्प्लॉयज को फेयर सैलरी देनी है अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस।